अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर दफ़ा सोचते होंगे मैं ये एक ही लाइन हमेशा की तरह क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसमें दुआ है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। आप जब भी किसी के लिए दुआ करते हैं और वो भी दिल से करते हैं, तो इसके बदले इस जहान में भी और अगले जहान में भी अल्लाह ताला आपको अता करते हैं जो आपने दूसरों के लिए दुआएं मांगती हैं। उसके सिले में बहुत कुछ मिलता है आपको दोनों जहानों में। दुआएं बांटा करें, मोहब्बतें बांटा करें, और स्पेशली अल्लाह की जितनी भी मखलूक है उसको खुश करने की कोशिश करें, तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। आप लोग स्टोरियाँ भेज रहे हैं, आपकी कहानियाँ हैं जो इंशाल्लाह वन बाई वन मैं सुनाता जाऊँगा। और राजनपुर जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे गांव के माहौल में बैठ के, खूबसूरत इन्वायरमेंट में बैठ के इंशाल्लाह मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा जो आप लोगों ने मुझे भेजी हुई। आज एक फिर फरमाइश आई थी, अपनी भी साथ साथ स्टोरी सुनाया करें, जो राज प्रोग्राम आपने किए। और प्रोग्राम तो हम देख लेते थे, लेकिन उस वक्त भी आप एक छोटा सा लिंक देते थे या बताते थे इसके पीछे बहुत कुछ हुआ, हमें बहुत कुछ कहना पड़ा। तो इस तरह की बातें जब आप स्टोरी सुनाते हो, हमें तफसील से सुनाते हो, तो अच्छा लगता है। आज फिर एक स्टोरी जो राज की हमने रिकॉर्डिंग की थी, तो उसके पीछे क्या हुआ था, वो भी एक ऐसा मंज़र जो मैं ख़ुद भी याद करूं तो मेरी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ हो रहा है। वो एक बहुत ही भयानक मंज़र था, बहुत ही खौफनाक मंज़र था। मुल्तान से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का एक फासला था। छोटा सा एक गांव था जहां पे हम जा रहे थे। अमूमन होता ये था, जो बहुत सारे कुलीग थे, मेरे ऑफिस के लोग थे, उन्होंने भी ज़िम्मे लगाया हुआ था, मेरा भी लोगों से रब्ता था, लोग फ़ोन कॉल भी करते थे लोकेशंस के लिए। अभी तो मेरी टीम ढूंढ रही है, लोग उसको फ़ोन भी करते बताते हैं, जो मेरे जितने भी कज़न्स हैं। उन दिनों में हमारे ऑफिस में कॉल आते थे, या ऑफिस के जितने भी लोग थे उनके ज़िम्मे लगाया होता था कोई इस तरह की लोकेशन आपके इलाके में, गाँव में कोई ऐसी मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है तो बताएं, तो हम वहाँ पर जाकर प्रोग्राम करेंगे। तो वहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उनको खुशियाँ दे, अभी भी हैं। वो एक अखबार के साथ वाबस्ता हैं, बहुत बड़ा नाम है अखबार का, और मुल्तान में इस वक्त वो मौजूद हैं। उनसे जब इस बात का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा, यार हमारे इलाके में एक लोकेशन है तो बहुत ख़तरनाक। मसला ये है कि आप जिस तरह के प्रोग्राम करते हो, मैं देखता हूँ ख़तरों से खेलते हो, लेकिन यार मैं नहीं चाहता मेरे उस इलाके में आप प्रोग्राम करो और आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो। वो बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन है। मैंने उनसे कहा, क्या आपको लगता है कि जो हम ख़तरों से खेल रहे हैं, इतनी भारी भारी लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ से बच के आ जाते हैं, तो आपकी लोकेशन पे हम वापस नहीं आ सकेंगे, वो इतनी भारी है? उन्होंने कहा, हाँ यार वो वाकई जनवन बहुत भारी है। तो मैंने कहा, हुजूर आपसे पहले भी जितने प्रोग्राम किए हैं वो भी इसी तरह भारी थे। असल में उनको कायल इसलिए करना पड़ा, उनकी एक मोहब्बत जो हमारे लिए थी, वो डर रहे थे कि यार कहीं इनको कुछ हो ना जाए। उनकी नज़रों में वो बहुत ही ख़तरनाक थी, जबकि मैं मुस्कुरा रहा था कि इनसे पहले भी जितने लोगों ने हमें लोकेशन दी थी यही कह के दी थी कि यार यहाँ पे ना करो, ये वाली वाकई बहुत खौफनाक है। तो वो भी वही एक फ़िक्रा कह रहे थे जो सब कहते थे, ये वाकई बहुत खौफनाक है। लाइनअप की उन्होंने हमारे लिए वो लोकेशन। उन्होंने कहा, जी फ़लाँ तारीख को इंशाल्लाह वहाँ पे चलें, आप मेरे मेहमान होंगे, एक रात आप पहले पहुँचेंगे, आप मेरे साथ मेरे घर पे स्टे करेंगे, सारा दिन हम दिन को जाके आप लोकेशन का विज़िट कर आइएगा और रात को आप रिकॉर्डिंग करिएगा। मैंने कहा, जी ठीक है। हम लोग जी एक रात पहले, मतलब एक दिन पहले, मिसाल अगर फ्राइडे को हमने रिकॉर्डिंग करनी थी तो हम जुमेरात को उनके लिए रवाना हो पड़े। एक लंबा सफ़र था, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता गपशप करते हुए गए। और 3-3.25 घंटे का वो सफ़र, बेसिकली तो 3 घंटे का सफ़र था, लेकिन वो शायद आधा घंटा में ज़्यादा इसलिए लग गया था कि हम गपशप करते हुए, रास्ते में रुकते हुए, चाय पीते हुए, इस तरह मज़े मज़े से गए थे, क्योंकि पता था रिकॉर्डिंग अगले दिन है। लेट नाइट भी पहुँचे तो कोई मसला नहीं। तकरीबन कोई 12-1 बजे हम उनके उस जगह पे पहुँचे जो उनका घर था। छोटा सा एक गांव था, उस वक्त अंधेरा गुप्त था, सब सो रहे थे। लेकिन जब हम उनके डेरे पे पहुँचे तो उनके जो दोस्त वगैरह जो पहले से इनवाइटेड थे वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि मियाँ साहब बड़ी देर कर दी, हम तो जाने वाले थे कि यार, लेकिन आपने कहा रुकना है, दोस्त आ रहे हैं, तो हम आपके इंतज़ार में बैठे हुए। तो वो लोग हमें बड़े जोश से मिले, बड़े प्यार से मिले, बहुत ही अच्छे लोग थे। उनके साथ गपशप हुई, उन्होंने हमें टीवी पे देखा हुआ था, मुझसे मिलने के लिए बैठे हुए थे। प्रोग्राम वो देखते थे राज। तो खाना छाना हमने रास्ते से खा लिया था, तो उसके बाद चाय का एक दौर चला, चाय पी गई। और चाय पीने के बाद
सवाल और जवाब का एक जो सिलसिला अमूमन शुरू होता है राज प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा जी, आपके फ़ैन हैं, आपका प्रोग्राम देखते हैं, फ़लाँ जगह पे क्या हुआ था, फ़लाँ जगह पे क्या हुआ था, ऐसी बातें शुरू हो गई। बातें सुनाते सुनाते उस बैठक पे मैंने कहा जी मुझे उस लोकेशन के बारे में किसी को पता है आप में से? तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ इस अंदाज़ में देखा जैसे वो एक दूसरे से कह रहे हों कि ये कैसा बचकाना सवाल है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और मजाक में कहा कोई मैंने अजीब सवाल पूछ लिया। तो एक दोस्त हंस के कह रहा है हमें नहीं पता होगा तो अब किसको पता होगा। चलो, मैंने कहा मैं खुश हो गया। मैंने कहा बताइए कैसी है वो लोकेशन। तो एक दोस्त ऐसा था जो जिसका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं, उसकी तरफ उन्होंने इशारा करके कहा, फर्जी नाम रख लेता हूं, मुझे इस वक्त याद नहीं है, नासिर, या शायद नासिर ही था, क्योंकि मैं फर्जी इसलिए कहा मुझे सही तरीके याद नहीं है, लेकिन ऐसे हल्का फुल्का जैसे नासिर था। नासिर बता यार क्या हुआ था। नासिर कहो छड्डो छड्डो अपनी ज़बान में, वहाँ के उनके ज़बान में, और छड्डो जी छड्डो, बस रहने दियो तुसी इन्होंने प्रोग्राम करने दियो। मैं भी शुरू हो गया, मैं नासिर भाई बता दें क्या हुआ था। तो सारे उसको बहुत ज़्यादा कहना शुरू हो गए। तो नासिर बज़िद था कि वो स्टोरी ना सुनाए, और मैं ज़िद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे नासिर आपसे कहानी सुननी है, मुझे बताएं क्या बात क्या है, ऐसा क्या है जिसको आप छुपा रहे हैं। उन्होंने जो कहानी सुनाई आखिर वो राज़ी हो गए और उन्होंने कहा लेकिन आपको प्रोग्राम में मैं ये कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं कहा ठीक है, अब ना सुनाएं लेकिन मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है। नासिर साहब ने जो कहानी सुनाई वो ये थी, ये मेरे लिए मज़ेदार सीन जो होता था ना वो ये होता था कि रिकॉर्डिंग से पहले आज रिकॉर्डिंग नहीं करनी, आज मैंने रेस्ट करनी है, लोगों से बैठ के बातें करनी है, कहानी कोई सुननी है, कोई वाक़या सुनना है, और अगले दिन मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। आपके लिए वो राज प्रोग्राम अहम होता है, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, और मेरे लिए वो एक रात पहले जो गपशप होती है। उसने कहा जी दोस्तों से कि मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। सबको मैंने वादा लिया कि यार इस बात को आप सीरियस लेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं, जैसे आपका हुक्म। उन्होंने कहा जी बात यूँ है, मैं शहर में एक जॉब कर रहा था, बड़ा अरसा हो गया था मैं शहर में रह रहा था, घर मेरा यहीं पे है, यहाँ पे एक जगह जहाँ पे आपने कल प्रोग्राम करना है, ये है वो जगह जहाँ पे मेरे साथ वाक़या हुआ है। मैं और खुश हो गया, अच्छा क्या वाक़या हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने नई नई मोटरसाइकिल निकलवाई थी, यहाँ मैं आया था, और जैसे ही मैं अपने गाँव शिफ्ट हुआ तो मैं जॉब छोड़ के आ गया था, और अब फैसला कर लिया था शहर की ज़िंदगी बहुत गुजार ली है, अब अपने गांव की ज़िंदगी गुजारूंगा, और इस अंदाज में गुजारूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, अपनी ज़मीनें हैं, सारा कुछ इसी की देखभाल करूंगा, अल्लाह खैर करेगा, दूसरों की मुलाजमत नहीं करनी। मैंने कहता है नया मोटरसाइकिल CD70 निकलवाया, और पुराने यार दोस्त बेली सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया, और सबको बताया कि मैं वापस आ गया, मुस्तकिल यहीं पर रहूँगा। सारे खुश हो गए इस बात से कि यार हमारा बेली वापस आ गया। लोकेशन में आपको आगे समझाता हूँ किस तरह की लोकेशन है, क्योंकि वो लोकेशन मैंने अपनी आंखों से जाके देखी। उन्होंने उस लोकेशन के बारे में बताया, वो एक बहुत बड़ा रेस्ट हाउस है। अमूमन जहाँ पे भी रेस्ट हाउस जो 1947 के से भी पहले के जो बने हुए हैं बहुत ही मजबूत हैं, और वो अंग्रेज़ दौर के बने हुए हैं। मेरे अपने शहर में भी रेस्ट हाउस है, वहाँ पे मैंने एक ऑफ कैमरा स्टोरी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी। आपको याद होगा चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ, जो स्टूल टाइप है जो फोल्डिंग वाला मेरा अपना है, मैं खोल के बैठ जाता हूँ, और पीछे वो रेस्ट हाउस नज़र आ रहा है। अरसलान ने उसके बाद वो मेरी वीडियो भी एक चढ़ा दी थी, मैं जब ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसने अपना एक व्लॉग बनाया था। इस तरह के और भी कई मैंने प्रोग्राम किए हैं। जितने भी रेस्ट हाउस हैं बहुत पुराने हैं, और ज़्यादातर इनमें से जितने भी हैं वो हॉन्टेड हैं। उसकी वजह क्या है, वो भारी क्यों है? कभी कभी 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो 2 दिन हफ्ते के लिए आबाद होते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर आता है तो वहाँ पे स्टे करता है, वरना वो बंद ही रहते हैं। बड़े बड़े हॉल हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, तमाम लवाजमात वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे किसी का बसेरा नहीं होता, अमूमन बंद ही रहते हैं। तो इसलिए ये जगह बहुत ही भारी होती हैं। वो कहते हैं, नासिर साहब कहते हैं कि मुझे उस जगह के बारे में पता नहीं था, बस ये पता था वो एक रेस्ट हाउस है, यहाँ पे मेहमान वगैरह आते रहते हैं, हमें ये पता था, बचपन से हमें इस बात का पता था, क्योंकि बहुत पुराने बने हुए, जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान से बने हुए, वो भी पाकिस्तान से पहले का बना हुआ रेस्ट हाउस है। तो एक दिन कहता है मैं निकला अपने घर से, तो उसी रास्ते की तरफ गया जहाँ पे भी ये रेस्ट हाउस हैं, या मैंने जिस तरह बात शुरू की हमारे अपने शहर में या जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ पे भी होंगे, उनके साथ काफ़ी घने दरख्त भी होंगे, एक बहुत बड़ा एरिया लॉन का होगा, फूल लगे होंगे, दरख्त होंगे। ये उस वक्त बनाए गए थे जब अंग्रेज़ की बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आके रहते थे, ऑफिसर्स आके रहते थे, तो एक बहुत बड़ा रेस्ट हाउस होता था, उसके सामने एक बहुत बड़ा लॉन होता था, बहुत बड़ा, और उसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त होते थे, हरियाली ही हरियाली होती थी। उस जगह मैं वहाँ से ही गुजरने लगा हूँ, जब मैं वहाँ से करीब से गया हूँ तो खिड़की खुली हुई थी, मेरे लेफ़्ट साइड पे वो रेस्ट हाउस था, और राइट साइड पे वो दरख्तों का
झुंड सा बना हुआ था, जो दरख्त ही दरख्त थे बड़े बड़े, और लेफ्ट साइड पे रेस्ट हाउस था। उसकी खिड़की जो थी वो खुली हुई थी, और उस खिड़की पे मैंने एक ऐसे चेहरे को देखा जिसको देखते ही मैं ना सिर्फ हैरान हो गया, बल्कि मैं आंखें झपकना ही भूल गया। वो इतना हसीन व जमील कोई खातून या लड़की थी, इतनी हसीन व जमील थी, इतनी खूबसूरत थी, उसका ऐसे लगता था कि जैसे मुंह चमक रहा हो। इतना गोरा रंग, मैंने शहर की ज़िंदगी गुजारी थी, वहाँ पे भी हसीन व जमील चेहरे देखे थे, लेकिन इतना हसीन व जमील चेहरा मैंने नहीं देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसके बाल ऐसे खुले हुए लहरा रहे थे, और मेरी आंखें झपकना इसलिए भूल गईं, इतना दूर होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती को देख के मैं हैरान रह गया कि इतना साल मैंने शहर में गुजारे थे, वहाँ पे मॉडर्न लड़कियाँ भी देखी थी, हसीन व जमील भी देखी थी, बहुत सारे चेहरे देखे थे, लेकिन आज रेस्ट हाउस में जो गेस्ट आए हुए थे, या ये कोई ऐसे हसीन व जमील लोग थे जैसे किसी और दुनिया से आए हों। उस लड़की को देख के ना सिर्फ मैं परेशान हो गया, हैरान हो गया, बल्कि मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बदतमीज़ी होती है, वहाँ पर आप रुक नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना होता है। तो हुआ क्या, रेस्ट हाउस के आगे के सामने से जब मैं गुजरने लगा हूँ, मेरे लेफ्ट, सामने से नहीं, साइड से, लेफ्ट साइड पे रेस्ट हाउस था, और राइट साइड से मैं गुजरने लगा हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा धक्का कह लें या क्या कह लें कि ज़मीन का एक गड्ढा सा था, बारीक सा, बहुत बड़ा नहीं। तो वहाँ पे बाइक को आपको बिल्कुल स्लो करना पड़ता है, आराम से आप गुजरते हैं और फिर आप आगे की तरफ जाते हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए, अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको बाइक को रोकना होगा, बाइक को रोकेंगे और रोक के उस धक्के से, उस जगह से इस तरह की बनी हुई है कि आप बिल्कुल आराम से, इस तरह पैदल चलते हैं, इतनी स्लो स्पीड के साथ बाइक गुजारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने भी बाइक वहाँ पे रोकी थी उसको क्रॉस करने के लिए, इसलिए मेरी निगाह पड़ गई थी और मैं रुक गया था। लेकिन साथ ही जब मुझे एहसास हुआ कि किसी को मैं टिक टिके बांधी घूरी जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये बदतमीज़ी होती है रुक के किसी को इस तरह घूरना, तो कहते हैं फ़ौरी तौर पे मैंने बाइक को फिर आगे की तरफ बढ़ाया। लेकिन वो जो महजबीन थी, वो जो खूबसूरत सा हसीन व जमील सा चेहरा था, उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, उसने मुझे नहीं देखा था। वो पता नहीं किन सोचों में गुम थी, कहाँ गुम थी। मैंने उसे देख लिया, उसने मेरी तरफ नहीं देखा। बाइक मैंने गुजारी और वहाँ से चला गया। शायद कुछ पढ़ने में लगी हुई थी, नीचे उसने कुछ रखा हुआ था, किस चीज़ को देख रही थी, क्या कर रही थी। चेहरा उसके मेरे बिल्कुल सामने था, लेकिन आँखें उसकी नीचे की तरफ थी। कहते हैं मैं वहाँ से गुज़र तो गया, लेकिन उसके बाद मेरे दिल की हालत ये थी कि मैं किसी दोस्त को भी नहीं ये बात बता सकता था। वो मुझे शर्मिंदा करता, वो मुझे जलील करता और मुझे कहता है यार पेंडे जा आगे तू केड़े काम कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे बुरा माना जाता है कि किसी भी आप देहात के अंदर खड़े होकर किसी को इस तरह घूरना शुरू कर दें। वहाँ पे अदब व आदाब के, ये खैर वहाँ क्या, पाकिस्तान में हर जगह पे ऐसा अदब व आदाब के, पूरी दुनिया में कि आप किसी को टिक टिक के बांधे इस अंदाज में घूरें कि किसी को भी बुरा लग सकता है, बुरा समझा जाता है। लेकिन वहाँ पर शदीद बुरा, मतलब इस हद तक बुरा कि इस पर कत्ल भी हो जाते हैं। वो कहता है मैं वहाँ से गुजर गया और मैं जिस काम से जा रहा था वो मुझे काम का होश तो नहीं रहा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने क्या करना है, सब मेरे दिमाग से इस तरह निकल गया कि मुझे लगे मैं टीनेजर हूँ। मुझे ऐसे लगे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जवान हूँ। कहता है जबकि अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा बंदा हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे आज मैं 16 साल का एक लड़का हूँ, 18 साल का एक लड़का हूँ। पहली दफ़ा मुझे इश्क हुआ है, जुनून की हद तक इश्क हुआ है। किसी की मोहब्बत में मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ, ऐसी मोहब्बत को मैं जिसको मैंने पहली दफ़ा देखा और देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। वो कह रहा है मैं काम भी नहीं किया, मेरा किसी चीज़ में दिल भी नहीं लगा, और रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मैं हैरान और परेशान इस बात पे था कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो हसीन चेहरा मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था। मैं आंखें बंद करता, मेरी आंखों के सामने वो हसीन और जमील चेहरा आ जाता। अब कंडीशन ये थी, किसी दोस्त को मैं कहता तो मजाक उड़ाते, और दिल में एक बोझ सा था, या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं ऐसा खो गया हूँ उसके हुस्न में कि जैसे मैं एक नौजवान हो गया हूँ, जबकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं ज़िंदगी की। मैं इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, मैं इस तरह का कुछ सोच भी नहीं सकता। या अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह का कौन सा पहर था कि मेरी आंख लग ही गई। मैं 2-3 घंटे सोया और उठ गया, और मैंने फ़ैसला किया कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ को दिमाग से निकालना है। अगर ये चीज़ मेरे दिमाग रही तो मैं यकीनन उलझ जाऊँगा। मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ, शादीशुदा शख्स हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं इस तरफ नहीं जा सकता, मैं इस तरफ नहीं सोच सकता। वो जो भी है ठीक है, मैंने देख ली, उसको दिमाग से झटकना होगा। तो जिस काम के लिए मैं कल गया था और नहीं कर सका था, उसी काम के लिए दोबारा रवाना हुआ।
जैसे तैसे करके मैंने अपने दिमाग को उस तरफ से थोड़ा सा हटा तो लिया, अपना काम तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे याद आए, बार बार वो चेहरा मुझे नज़र आए। यहाँ तक कि रात हो गई और मेरे दिल की धड़कन ने कहा, तुम आज उसको देखने के लिए गए क्यों नहीं? क्या पता वो आज वहाँ पे मौजूद हो, वो मेहमान अभी तक ना गए हों। तो रात सारी अपने आप को ये समझाते गुजर गई कि चलो यार, देखने में क्या हर्ज है, कल एक दफ़ा वहाँ से गुजर लूँगा, नज़र आ गई आ गई, ना नज़र आई ना नज़र आई। सो गया और जब मैं सुबह उठा तो फैसला किया कि आज वहाँ से चक्कर लगाऊंगा। उस जगह से मैंने 2 चक्कर लगाए तो मुझे वो खिड़की बंद नज़र आई और वो हसीना वहाँ पे नहीं थी। तो मैं मायूस सा हुआ, शायद मेहमान चले गए हैं या क्या हुआ है, अब वो वहाँ पे नहीं है। तीसरी दफ़ा शाम का टाइम था, तकरीबन अंधेरा फैलने लगा था। अब मैं इस नीयत से वहाँ से नहीं गुजर रहा था कि मैं उसको देख सकूं, बल्कि मैं इसी रास्ते से घर की तरफ जा रहा था। मेरे घर की तरफ 2 रास्ते जाते हैं, ये वाला रास्ता भी जाता है, साथ एक रास्ता भी जाता है। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है और दूसरी साइड वाला रास्ता शॉर्ट रास्ता है, लेकिन शायद इस रास्ते का अजीब सा एक सिलसिला मेरे साथ चल गया था कि मैं इस रास्ते से ही वापस घर की तरफ जाने लगा। जब मैं यहाँ से गुजरने लगा हूँ तो आज मेरा दिमाग उस खिड़की की तरफ तो नहीं था, लेकिन उसके ख्यालों में मैं ज़रूर गुम था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। पहली दफ़ा मैं अपने ख्यालों में इतना गुम था, उस हसीन व जमील चेहरे के ख्यालों में, कि आवाज़ मेरे दिमाग तक तो पहुँची, लेकिन मैं समझ ना सका कि मुझे क्या आवाज़ आई है। उसी लम्हे दोबारा से जब आवाज़ आई तो किसी ने मुझे बुलाया था। बात सुने, इस अंदाज में पुकारा गया था, रोका गया था, जैसे कोई किसी को मुखातिब करता है अननोन बंदे को। तो मैं एकदम ख्यालों से, मैंने दिमाग झटका और मैंने देखा कौन बुला रहा है। तो मुड़ के देखा, बिल्कुल मेरे थोड़े से ही फासले पे राइट साइड के ऊपर वही महजबीन हसीनो जमील लड़की मौजूद थी। और जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पे पड़ी तो आप सोच सकते हैं मेरा क्या हाल हुआ होगा। वही चेहरा, वही अदा, वही सब कुछ, सिर्फ फ़र्क ये था 2 दफ़ा गुजरा था तो खिड़की बंद थी, तीसरी दफ़ा वो खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के परली तरफ वो मौजूद थी और मुझे आवाज़ दे रही थी। जब उसने आवाज़ दी, बात सुने, और मैंने इर्द गिर्द इस तरह सर घुमा के देखा, शायद वो किसी और को ना पुकार रही हो। तो मैंने जब लेफ़्ट राइट देखा, कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो मैंने उसकी तरफ देख के यूँ इशारा किया कि मैं, तो उसने गर्दन हिलाई, यस। मैंने इसको अपनी खुशकिस्मती समझा कि वो मुझे बुला रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं खुशी खुशी बाइक को वहीं पे साइड वाली स्टैंड पे लगाया और जल्दी से चलता हुआ उसकी तरफ गया। तो मैंने उनसे कहा, जी फरमाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका शहर चक्कर लगता है। साथ ही शहर था, घंटा सवा घंटा लग जाता था, मुँह मेरा आना जाना रहता था। मैंने कहा, जी जी लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं आपको कागज़ पे कुछ लिख के दे दूं, आप 1-2 चीज़ें मेरे लिए लेते आएंगे, क्योंकि यहाँ से मिलनी नहीं है। मैंने फ़ौरन से कहा, जी 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 बिल्कुल, आप मुझे लिख के दीजिए, मैं बिल्कुल जाके ले आऊँगा। उसने कहा, रुके मैं लेके आती हूँ। वो चली गई और वहाँ पे मैं खड़ा हुआ इतना खुश था कि आज उस खूबसूरत हसीन व जमील लड़की ने ना सिर्फ मुझसे बात की थी, मुझे बुलाया था, और आज मुझसे फरमाइश की थी कि शहर से मैं उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँ। वो कहता है, वो थोड़ी देर के बाद वापस पलटी, उसके अंदर से एक अजीब सी महक आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही वो, मैंने पहले इस तरह की कभी महक नहीं, कोई परफ्यूम या इतर इस तरह की खुशबू नहीं थी, एक अजीब सी थी। कहता है, ना मैं उसको बुरी कहूँगा ना मैं उसको अच्छी कहूँगा, मुझे नहीं पता वो कैसी थी, लेकिन एक अजीब सी थी। उसने एक कागज़ मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कुछ पैसे भी पकड़ा दिए कि ये सामान है, कल आपका चक्कर लगे तो आप मुझे, अगर बुरा ना माने, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो, तो आप ला देंगे। मैंने कहा, जी मैं ला दूंगा, पैसों की ज़रूरत नहीं, जी रख लीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे वैसे मैं नहीं लूँगी, अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो फिर मैं आपसे चीज़ें नहीं मंगवाऊंगी। अगर आप पैसे लेंगे, बेशक हम आपके मेहमान हैं, आपके इलाके में आए हुए हैं, लेकिन आपको ये रखने पड़ेंगे। मैंने जितना उनसे कहा पैसे रख लें, वो नहीं मानी और आखिरकार मैंने पैसे रखने पड़े और मैंने कहा, ठीक है जी, मैं कल आपको ला दूँगा। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, वो बातें भी छोटी छोटी बातें जो उस वक्त मैं इसलिए नहीं बता सकता था। वो साहब ट्रेस हो जाते, उनके दोस्त सुन लेते और दोस्त कहते, जी फिर क्यों आपने ये बातें निकाल दी। अब वो पुरानी बात हो चुकी है, शायद उनके दोस्तों को भी भूल गया, और पता नहीं उनके दोस्त ये कहानी सुनते हैं या नहीं। तो वो बातें जो उस वक्त मैं भी हंसी आई थी, लेकिन मैं हंसी रोक के बैठा था उस वक्त कहानी सुनते हुए, तो अब वो बातें भी सुना देता हूँ। वो उनकी बातें ये थी, एक शादीशुदा शख्स कह रहा है, जब मुझे पर्ची पकड़ाई गई और मैं बाइक पर बैठ गया तो मैं उस पर्ची को इस तरह सूंघ रहा था। उसकी दीवानगी का आलम चेक कीजिए, वो कहता है मैं पर्ची को सूंघ रहा था।
मैंने उनसे पूछा भी कि उसकी खुशबू आ रही थी, और मैं लुकमा जो दे रहा था मैं मज़े के लिए उस वक्त, मैं सच्ची बताऊँ मज़े के लिए ले रहा था कि उसकी खुशबू आ रही थी। मैं भी इनामाक से कहानी सुन रहा था। उसने कहा हाँ, मैं इसलिए सूंघ रहा था कि उसके हाथ इसको टच हुए थे, इसके अंदर से उसकी खुशबू आ रही होगी, लेकिन उसके अंदर कोई खुशबू नहीं थी, वो एक सादा सा कागज़ था। लेकिन मैं दीवानों की तरह उसको सूंघता हुआ जा रहा था। उस वक्त ये बात उनके लिए काबिल शर्मिंदगी होती है अगर ये मैं आपको कहानी सुनाता उस वक्त। अब किस्सा बहुत पुराना हो चुका, उनको भी नहीं एहसास, तो इसलिए ये बातें भी बता रहा हूँ, इस तरह की मज़े की बातें हुई। खैर वो कहते हैं मैंने पर्ची रखी जेब में और सोने की कोशिश करने लगा कि जल्दी से सो जाऊं और सुबह उठते ही उनका पहला काम ये करना है, लेकिन नींद थी कि कमबख्त आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी कोशिश की सोने की, उसके बावजूद जब नींद ना आई तो अल्लाह अल्लाह करके जैसे कैसे सुबह हो गई, बाइक निकाला और सीधा शहर की तरफ चला गया। फौरन मोटर बाइक पे शहर पहुंचा, और एक तो जो चीज़ें उन्होंने मंगवाई थी वो क्रीमें थी, कोई लोशन था एक, और इस तरह की एक चीज़ थी। वो कहता है मैंने ली, शापर में डाली और मैं रवाना हो पड़ा कि ये चीज़ें उनको पहुंचाऊं। लेकिन जैसे ही मैं रेस्ट हाउस के करीब पहुंचा तो मुझे एक बात याद आई कि मैं कैसे जाके दरवाज़ा खटखटा सकता हूं। कौन आए हो मुझसे पूछे, हाँ भाई किससे मिलना है, तो मुझे तो नाम भी नहीं पता, कैसे मैं ये शापर आगे कर दूंगा। जी उन्होंने चीज़ें मंगवाई थी, वो पूछे किसने मंगवाई थी, तो मैं किसका नाम लूँ। और कहते हैं मैं चौंक गया, वो यार मैंने तो गलती की, उनसे पूछ तो लेता कि सामान वापस किसको देना है। और कहते हैं मैं परेशान हो गया, और मेरी स्पीड जो बिल्कुल तेज़ी के साथ मैं जा रहा था कि जल्दी से उसकी तरफ पहुंचूँ, मैं खुद परेशान हो गया कि या अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं, वो तो खिड़की से साइड से नज़र आती थी, वो जो साइड खिड़की यहाँ पे थी वो रेस्ट हाउस की बिल्कुल साइड थी, एक जिस तरह लेफ़्ट राइट होता है ना, एक फ्रंट और लेफ़्ट राइट, तो ये एक राइट साइड बनती थी। उसने कहा फ्रंट से जाके मैं दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है, और अगला खफा भी हो सकता है कि भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्यों उसने कहा, हमें क्यों नहीं कहा, ये है वो, इस तरह की 100 बातें। तो उसने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे उसको देखना भी है, उसका सामान भी पहुंचाना, उसने मुझसे फरमाइश की है, मैंने चीज़ें भी उसको देनी है। तो वो कहता है लेकिन मैंने कहा मुझे दरवाज़ा खटखटाना अच्छा नहीं लग रहा, इसका एक ही हल है, मैं यहाँ से आहिस्ता से जाऊँ या वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकूँ, वो खिड़की खुले और उसका मेरा आमना सामना हो तो मैं सामान उसको पहुँचाऊँ और निकल जाऊँ। कहते हैं मैं वहाँ पे पहुँचा और देखा खिड़की बंद है, मैं कुछ देर वहाँ पे रुका रहा, ऐसे खांसा, आवाज़ें निकाली इस अंदाज में मैं लगा रहा कि कोई मेरी आवाज़ को सुन ले और शायद वो अंदर मौजूद है तो देखे कोई बोल रहा है। परिंदों के साथ मैंने इस तरह की बातें की जिस तरह परिंदों को उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो मेरी आवाज़ सुने और बाहर निकले, लेकिन मेरी तमाम बातें, हरकतें नाकाम गई, खिड़की से कोई भी नहीं आया। मायूस होकर मैंने बाइक स्टार्ट किया और मोटर बाइक पे बैठा घर की तरफ रवाना हो गया। शॉपर को अच्छी तरीके लपेट के छुपा के रख दिया कि बेगम की निगाह ना पड़े, वरना सवाल जवाब होंगे किसके हैं, उसको झूठ बोलना पड़ेगा, यार दोस्त ने मंगवाया था शहर से, उसकी फ़लानी की है। लेकिन जहन में ये भी था कि अमूमन गांव की औरतें एक दूसरे की सहेलियां होती हैं, कहीं किस दिन वो पूछ ही लो दो से, हाँ जी तुमने वो चीज़ शहर से मंगवाई थी, तो फंस जाऊँगा। लेकिन मैंने छुपा के रख दी। शाम को फिर मिशन पे निकला और शापर उठाया और 2 चक्कर उसके खिड़की के सामने लगाए, लेकिन वो महजबीन नज़र ना आई। मैं परेशान हो गया, कहीं वो चले तो नहीं गए, लेकिन मेरे दिमाग में वो कैसे जा सकते हैं। उसको पता था कि मैं इसको चिट दे रही हूँ तो ये अगले दिन ही जाएगा, इस वक्त शाम का टाइम है, इस वक्त तो शहर नहीं जा सकता, कल ही ये शहर जाएगा, तो कल उसको पता था कि उसने वहाँ पे रुकना है, तभी वो मंगवा रही है। उसने अगर कल चले ही जाना था तो वो मंगवाती क्यों। खैर मैंने जितनी भी चक्कर लगाए मुझे वो नज़र ना आई, यहाँ तक कि मैं नाकाम होकर लौट गया और अगले दिन फिर से मैं सारा दिन बाहर घूमता रहा, उस खिड़की के खुलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन खिड़की थी कि बंद थी, खुली ही नहीं। अब मेरे अंदर परेशानी शुरू हो गई कि लगता है वो लोग यहाँ से चले गए हैं। मैंने एक दोस्त से वैसे ही सरसरी सी बात की, वो यहीं पे ही रहता था, जानने वाला था, दोस्त तो नहीं था, वो यहीं कहीं मुलाजिम था। तो मैंने पूछा यार कोई रेस्ट हाउस में कोई फैमिली आई हुई है, तो उसने कहा हाँ फैमिली आई हुई है फ़लाँ तारीख से। तो मैंने उससे पूछा चली गई है, वो इधर है? उसने कहा नहीं यार वो इधर हैं, अभी गए नहीं, अभी उन्होंने कुछ दिन यहाँ पे रहना है। मैं खुश हो गया इस बात से कि इसका मतलब है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके बाद फिर मैं मिशन पे लग गया कि खिड़की खुले और मैं सामान उसको पहुँचा दूँ।
जैसे ही अगले दिन मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरी खुशकिस्मती कि खिड़की तो खुली हुई थी, लेकिन वो खिड़की के सामने मौजूद नहीं थी। अब मैं इस इंतज़ार में था, वहीं पे इर्द गिर्द मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि वो खिड़की में आए तो मैं उसका सामान उसको पहुंचा सकूं। काफ़ी मैंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो खिड़की के सामने नहीं आई। तो मैंने फैसला किया घंटे तक दोबारा चक्कर लगाऊंगा। मैं घंटे के बाद वापस आया, देखा खिड़की अब भी खुली हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि मुझे चक्कर लगाते लगाते तरीके से घूमते घूमते कि किसी को महसूस भी ना हो कि इतना ज़्यादा मैं चक्कर क्यों लगा रहा हूँ, कोई देख भी ना ले, और सबकी नज़रों से छुपता छुपाता मैं इस तरह चक्कर लगाऊँ। और शाम हो गई। अभी शाम इस अंदाज में कि कंप्लीट अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरा होने लगा था। मैं गुजरने लगा तो मैंने देखा जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, जहाँ पे मोटर बाइक को बिल्कुल स्लो करना पड़ता है, उसी के साथ ही वो खिड़की थी। और खिड़की के कोने पे जहाँ पे रेस्ट हाउस ख़त्म हो रहा था, मैंने देखा वही लड़की नीचे घास पे बैठी हुई है। हैरान मैं इस बात पे हुआ, जो असल में घास पे बैठने की जगह थी, जो बहुत बड़ा ग्रासी प्लाट था, लॉन था, जहाँ पे दरख्तों का झुंड भी था, वो मेरे राइट साइड पे था। बीच में से रास्ता था, राइट साइड पे वो प्लाट था, ग्रास था, दरख्त थे, लेफ्ट पे वो रेस्ट हाउस था। उसका जो कोना था बिल्कुल उसकी बैक साइड पे थोड़ी सी ग्रास बनी हुई थी। आप बैठ तो सकते थे, लेकिन अमूमन वहाँ पे कोई बैठता नहीं था। एक अंधेरे वाली सी जगह थी, वहाँ पे प्रॉपर लाइट भी नहीं थी, क्योंकि रेस्ट हाउस की वो जो बिल्डिंग थी ओल्ड, उसकी पिछला हिस्सा था, तो वहाँ पे अमूमन कोई भी नहीं बैठता था। उसका एक डर होता है, एक तो अंधेरा है, लाइट नहीं है, और दूसरा थोड़ी सी उस घास के आगे ऐसे झाड़ियाँ बड़ी बड़ी सी उगी हुई थी, और वहाँ पर डर लगता था सांप बिच्छू या इस तरह की कोई मखलूक ना हो। लेकिन मैंने देखा वहाँ पर वो लड़की मौजूद है। मैंने जैसे ही उसको देखा, वो बिल्कुल पाँव के ऊपर, जिस तरह इंसान बैठा होता है ऐसे पाँव के ऊपर बैठी हुई थी। कोई चेयर वगैरह पे नहीं थी, ज़मीन पे बैठी। एक होता है चौकड़ी मार के बैठना होता है, और एक होता है पाँव के ऊपर ऐसे बैठ जाना। जैसे कोई खड़े हैं और आपको कहते हैं यार एक मिनट ज़रा पकड़ना और बैठ जाना, तो आप चौकड़ी नहीं मारते, वैसे ही पाँव के ऊपर बैठ जाते हैं। वैसे वो पाँव के ऊपर बैठी थी, उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैं हैरान हुआ कि ये इधर क्यों बैठी हुई है, इस साइड पर क्यों नहीं बैठी हुई। तो शापर मेरे पास था। फौरी तौर पे मैंने बाइक साइड पे लगाया और शापर अपने हाथ में पकड़ा, और आहिस्ता से उसकी तरफ, जो मैं पहले ही देख रहा था कि उसको मैं मुखातिब करूं या वो चल के मेरे पास आ जाए या मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि यार मेरे दिल में एक धड़का ये भी था कि वो जगह जो है वो अंधेरे वाली जगह है, और वहाँ पे अगर किसी ने खड़े होकर बात करते भी देख लिया तो गलत ना समझे, इस तरह का मैं थोड़ा सा डर भी रहा था गाँव के माहौल की वजह से। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की कि चलें जल्दी जल्दी ये चीज़ पकड़ा के मैं उसको वापस आ जाता हूँ। वो कह रहा है कि मैं आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास गया, और उसकी कमर मेरी साइड पे थी। मैं पीछे से उसकी तरफ चलता हुआ जा रहा था, और मैं पीछे से चलते चलते जाके बिल्कुल उसके सामने वाली साइड से जाके खड़ा हो गया, और मैंने उसे कहा ये आपका शापर, ये आपका सामान जो आपने मंगवाया था, ये लें शापर। मुझे खैर जब मैं उसके सामने से गुजर के उसके सामने खड़ा होने जा रहा था, क्योंकि मैं उसके कह रहा पीछे से गुजर रहा था, लेकिन उसकी साइड से गुजर के जब उसके सामने जाने लगा तो उसने मुझे देख लिया था, और जब मैं उसको मुखातिब करने लगा तो उसका चेहरा मेरी तरफ ही था, मुझे ही देख रही थी वो। अब मैंने गौर से देखा तो वो वाकई जितनी हसीन व जमील मैंने उसकी तारीफ़ की है पहले मैंने देखा, उससे कई गुना ज़्यादा वो हसीन व जमील थी। मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन व जमील, बहुत हसीन व जमील, इतनी कि उस अंधेरे में भी उसका चेहरा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी सी हो रही हो। जब उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उस हसीन व जमील चेहरे को मैंने एक निगाह में देखा, ऐसे जैसे सारी ज़िंदगी के लिए उसको अपनी आंखों में बसा लूँ। इस अंदाज में मुझे उस पर प्यार आ रहा था, इश्क हो रहा था उससे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे खूबसूरत से, उसके होंठ, नाक, कान, सर के बाल, इतने जुल्फ़ें, उसकी ऐसी रेशमी जुल्फ़ें थी कि क्या ही बात है। मुझे कह रहा मदर साहब मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है, वो बहुत हसीन थी। और जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया शापर लेने के लिए, तो उसके जो नाखून थे, उंगलियों के जितने भी नाखून थे, वो काफ़ी बड़े बड़े से थे। ख़वातीन अमूमन जिस तरह फ़ैशन करती हैं और बड़े बड़े नाखून रखती हैं, तो उसके भी उसी तरह नाखून थे, लेकिन ख़वातीन से भी एक्स्ट्रा लंबे थे। यानी कि ख़वातीन का अगर हाफ़ इंच का नाखून है या तो उसका इंच का मतलब उससे डबल था। अगर ख़वातीन हाफ़ इंच का नाखून रखती हैं तो इंच का नाखून बहुत बड़े बड़े थे। मैं उसके नाखून को देख के चौंक सा गया, क्योंकि उसने जब मेरे हाथ से शापर पकड़ा तो इतने बड़े बड़े उसके हाथ में इस तरह नाखून थे, ये वाले सारे, कि मैं पांचों इस तरह बड़े बड़े थे कि मैं चौंक सा गया, इतने बड़े नाखून, ये क्या है।
और जैसे ही उसने मेरे हाथ से शापर लिया और शापर साइड पे किया, तो उसी लम्हे मेरी जब निगाह पड़ी उसके पाँव के ऊपर, तो मेरी जान निकल गई। वो हसीनो जमील दिलरुबा, वो जानशीं, वो बड़े बड़े नाखून वाली जो मेरे सामने मौजूद थी, उसके पाँव उल्टे थे। उसके पाँव उल्टे थे और उसी के बिल्कुल मैं सामने खड़ा था। वो मेरे नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी और मेरी तरफ वो जो देख रही थी, जिसने शॉपर पकड़ा था। उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी तो उसके पाँव उल्टे थे। उसके पाँव में जूती नहीं थी, नंगे पैर थी। असूलन उसके पाँव की उंगलियां और पाँव यूं आगे की तरफ होने चाहिए थे, लेकिन जिस अंदाज में वो बैठी हुई थी, जिस तरह मैं ये बैठा हूँ, तो मेरे इस वक्त पाँव भी इस तरह हैं, लेकिन वो कह रहा है इस अंदाज में बैठे हुए उसके पाँव यूं पीछे की तरफ थे, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, बैक हिस्सा पाँव का, एड़ियाँ, वो उस तरफ थी। तो कहता है मैंने जैसे यूं देखा, मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी लगी, मैं एकदम से एक डरा, और ये क्या है। तो मैं जल्दी से हट के मैंने यूं साइड से देखा कि मेरा वहम है या वो बैठी इस अंदाज में है। तो जब मैंने साइड से भी देखा तो उसके पाँव बिल्कुल उल्टे थे। 100% क्लियर हो गया था कि वो उल्टे पाँव वाली थी। और उसी लम्हे जब मैंने साइड पे होकर उसके पाँव ही देखे और उसके चेहरे की तरफ देखा, तो उसके दांत खुल चुके थे और 2 बड़े बड़े दांत यहाँ जो आगे की तरफ थे, वो मतलब एक्स्ट्रा बड़े नहीं थे, लेकिन नज़र आते थे कि बाहर निकल रहे हैं। इस अंदाज में निकले कि नीचे वाले जो दांत थे टोटल छोटे 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 बारीक से दांत थे, नोक वाले, जैसे कांटे लगे हुए हैं, प्रॉपर दांत नहीं, कांटे लगे हुए हों। और ये 2 दांत ऐसे बड़े से निकले और वो इतने तंजिया अंदाज में मुस्कुराई जैसे वो मुझ पे हमला करने वाली हो, या मुझे देख के इस तरह तंजिया हंस रही हो कि अल्लाह जी, शिकार तो खुद आज मेरे पास चल के आ गया, अब ये भागेगा कहाँ। कहता है मेरे औसान तो ख़ता हो गया। खुदा जानता है कि मुझे लगा कि मेरी मौत मेरे सामने है। जो उल्टे पाँव वाली बैठी हुई है, मैंने सुना था इसको हमारे इलाके में पिछल पैरी कहते हैं, चुड़ैल, यानी कि उल्टे पाँव वाली चुड़ैल, उसको वो लोग वहाँ पे पिछल पैरी कहते हैं। अक्सर लोग इसको पिछल पैरी कहते हैं। कह रहा मैं समझ गया ये पिछल पैरी है। और जिस अंदाज में उसके 2 बड़े दांत थे और मुस्कुरा रही थी, मैं समझ गया अब ये मेरे ऊपर हमला कर देगी, ये मेरा कलेजा निकाल देगी। हमारे गांव में मशहूर था कि पिछल पैरी हो ना, तो उससे बचने का तरीका ये है कि फौरी तौर पे उसके बाल पकड़ लो या फिर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो आपका दिल या कलेजा निकाल के खा जाती है। मैं फौरी समझ गया जिस अंदाज में ये मुस्कुरा रही है, ये मेरा कलेजा खा लेगी। उसी लम्हे कहता है मैं अलर्ट हो गया कि मुझे अपने आप को बचाना है, ये पिछल पैरी है। कह रहा अल्लाह ने मुझे एक हौसला दिया था, वो मेरा इश्क, वो जुनून, वो भूत जो मेरे ऊपर चढ़ा था, वो एकदम से उतर गया। मैं अलर्ट हो गया, एकदम भाग के मैं थोड़ा सा पीछे हुआ और उसको मैंने गुस्से में कहा, इससे पहले कि मैं तुझे कुरान मजीद पढ़ के तुझे नुकसान पहुंचाऊं, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे बाल पकड़ के तुझे मार दूंगा। वो कह रहा मैं कह तो रहा था, लेकिन अब भी आपको सच कहूँ, मैं उस वक्त बुज़दिलाना अंदाज में कह रहा था, मैं कांप रहा था। तो उसने कहका लगाया मेरी इस बात पे, जैसे कह रही हो तू बच्चा है मेरे आगे। कह रहा मैंने ये जुमले कह तो दिया, मैंने उसको वजाहत की, मैंने कहा वाकई कहती इतनी हिम्मत थी। तो शर्मिंदा से होकर नीचे कह रहा मदर साहब शायद मेरी आवाज़ उस तक गई ना हो। तो मैंने कहा नहीं, कहता नहीं कहा है, लेकिन इतनी कांपती हुई और डूबी हुई आवाज़ में मैंने कहा था, उसने नहीं सुना होगा, बस उसको इतना लगा होगा कि इसने कुछ कहा है। मैं कहा बहुत डर गए थे। कहता है इतना डर गया था आपकी सोच है, मेरी बेहोशी वाली हालत हो गई थी, मुझे लगता था मैं यहाँ गिरूंगा और मर जाऊँगा। तो मैंने कहा फिर क्या किया। कहते मैंने फौरी तौर पे, मुझे आयतुल कुर्सी आती थी, मैंने फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी पढ़ने दी, ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते वहीं पे मैं गिरा हूँ। जब मैं गिरा हूँ तो मैंने चीख मारी है। जब मैंने चीख मारी है तो कहता है उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गया हूँ। उसके बाद ये हुआ है कि जो मेरी चीख थी, वो उधर साथ वाले जो 2-3 घर भी था उधर से, उन्होंने भी चीख सुन ली और कुछ लोग सारे बाहर निकल आए, देखा तो मैं बेहोश पड़ा हुआ। उन्होंने आके मुझे छींटे मींटे मारे, मुझे होश में लाया। मैं जब होश में आ गया तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है। पहले तो मुझे खुद भी होश ना समझ ना आई क्या हुआ है क्या नहीं। मैं सबकी तरफ देखूं, मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्यों बैठे हैं। जब मैं पूरा होश में आ गया तो मुझसे उन्होंने पूछा क्या हुआ है। और मैं एक लम्हे में समझ गया कि मैं कहाँ पे आया था, क्या हुआ था और मैं कैसे बेहोश हुआ था। अब बेइज्जती थी कि मैं कोई भी बात बताता, ऐसे औरत थी या ये था या वो था वो था। कहता है मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे चक्कर सा आया था, मैं गिर गया था यहाँ पे, पता नहीं कुछ चीज़ मैंने साया सा देखा है, कोई साया था या कोई क्या था, मैंने ऐसे अजीब सा, मतलब वो लोग साया जिन को कहते हैं, साया सा देखा है। उसके बाद मुझे चक्कर से आया, मैं गिर गए हैं। तो कह रहे हैं हाँ हमने आवाज़ सुनी है और हम भाग के आ गए, हमारे तो बच्चे भी डर गए हैं। तो वो मैंने देखा एक साहब खड़े थे बूढ़े से, और उनके साथ एक बूढ़ी सी औरत भी थी, वो भी खड़े थे। तो मैं उनकी तरफ भी देखा तो मुझे उन्होंने बताया कि ये हमारे साहब हैं, ये शहर से आए हुए हैं, ये यहाँ पे रह रहे हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे से। ये मियाँ बीवी हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। मतलब एजेड से मुराद ये नहीं थे कि सर के बाल सफ़ेद थे, मतलब अच्छी उम्र के थे,
लेकिन उनके बेटे भी होंगे, कोई तकरीबन एक 8 साल का था, एक 12 साल का, 2 बेटे भी थे और वो काफ़ी एजड थे। उन्होंने कहा जी ये 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, ये हैं 4 बंदे जो तुम्हें बता नहीं रहा था। वो माली भी वहाँ पे आ गया था, जिससे उसने पूछा था कि यार ये साहब हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका तुम पूछ भी रहे थे, 2 ये मियाँ बीवी है और उनके 2 बच्चे हैं। इन्होंने तुम्हारी आवाज़ पहले सुनी है, जब तुमने चीख मारी है तो साहब और उनकी बीवी और उनके बच्चे भाग के आए और बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए, तुम्हें होश में लाया। तो फिर कहता है मैंने उनको बताया कि यार इसके साया सा था, पता नहीं क्या सा था, मैं ऐसे डरा हूँ, मुझे चक्कर से आए, मैं थका हूँ, नींद भी पूरी नहीं है। मैंने इस तरह की बहाने बनाई कि वो साहब भी परेशान ना हो, डरो भी। उन्होंने मुझे हौसला दिया। वो अंदर से खातून, बहुत अच्छी खातून थी, वो दूध का गिलास लेके आई मेरे लिए, जो रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। मैंने दूध शूध पिया। खैर वहाँ पे मैं वहाँ से उठाऊँ, मुझे नहीं पता वो शापर कहाँ है, कहानी ना मैंने उस तरफ देखा। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें चलो घर तक छोड़ के आते हैं। तो बंदे ने बाइक चलाया, मैं पीछे बैठा और मुझे घर छोड़ के आया। मेरे घर भी उन्होंने बता दिया था जी ऐसे किया हुआ। घर वाले परेशान हो गए, कर उनको मैंने कवर कर लिया है, मैं पता नहीं ये था वो था ये था। दोस्तों को तक जब ये बात पहुंची तो मेरे दोस्तों ने कहा यार क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो कहता है फिर मैंने उनको कहा कि नहीं कुछ नहीं, पहले मैं छुपाता रहा। लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं तू खुल के बात बता क्या। तो मैंने उनको कहा तुम लोग मेरा चेज़ा लगाओगे, मेरी बेइज्जती करोगे, मुझे इंसल्ट करोगे, तो मैं नहीं बताता। खैर उन्हें जब ज़्यादा तंग किया तो कहता है मैंने उनको कहानी इस शर्त पे बताई कि ये बात निकालोगे नहीं। हल्फ लिया, इनसे वादा लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। दोस्तों को मैंने सारी कहानी सुना दी। तो दोस्त कहते हैं यार तेरा वहम होगा। मैंने कहा नहीं मेरा वहम नहीं है, मैंने उसका सामान भी पहुँचाया था। तो उन्होंने कहा वो सामान कहाँ है। तो कहा मैंने शापर उसको दे दिया था। तो वो दोस्त मेरे साथ बाकायदा वहाँ पे देखने के लिए आया कि कोई वहाँ पे शापर पड़ा है। तो वहाँ पे कोई भी शापर नहीं था। अब दोस्त कहते हैं मेरा कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं। तो ये कहानी ये जो मियाँ साहब जिन्होंने हमें लेके गए थे वहाँ पे, उन तक भी पहुँची और उन्होंने भी सुन रखी थी। इसके अलावा भी कुछ वाक़यात थे उस रेस्ट हाउस के जो उन लोगों ने सुन रखे थे। तो इस कहानी को सुनने के बाद उन्होंने हमें कहा जी आपने आप कल वहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है तो बस बच के रहिएगा। हम इसलिए कह रहे थे खौफनाक है। तो मियाँ साहब जो मुझे लेके गए थे कह रहे यार मैंने भी तुम्हें इसलिए कहा था, ये जगह बहुत भारी है। इस बंदे ने देखा, ये कहानी मुझे भी पता है, वो वाकई चुड़ैल थी, पिछल पैरी थी, इसने देखी थी। बात गोल मोल सी है कि गाँव वाले लोग हैं, बड़े शरीफ से सादा से लोग होते हैं, डर जाते हैं, तो इसलिए बात खुल के नहीं की हुई। लेकिन गाँव वालों को इतना पता है ये जगह भारी है। इसके साथ तो वाक़या हुआ। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा था। मैं तो अभी यही कहूँगा कल प्रोग्राम ना करो। मैं कहूँ ये सब हम आगे हैं, हमारा सारा सेटअप यहाँ पे आपके साथ है, कैमरामैन टीम इतना सफ़र कर गए हैं, ये कैसी बात है कैसे खाली वापस चले जाएं। प्रोग्राम तो हमने करना है, अल्लाह खैर करेगा। इससे बड़े बड़े प्रोग्राम किए, ये तो कुछ भी नहीं है, पिछल पैरी का। इससे बड़ा प्रोग्राम मैं काफ़ी कर चुका हूँ। अगले दिन जी हम उस लोकेशन पे पहुँचे तो वो लोकेशन वाकई अंदर दाखिल होते ही अंदाज़ा हो गया काफ़ी भारी है। वहीं पे रात को उनके दोस्त को मैंने कहा कि आप इंटरव्यू दे दें। तो उसने कहा यार मैं नहीं इंटरव्यू दूंगा, मेरी अपनी कहानी है। ये जो दोस्त है ना ये बता देगा यही वाली बात, लेकिन खुल के नहीं इतना कह देगा कि यहाँ पे हमने कुछ देखा है और इस तरह ये है। मैंने कहा ठीक है आप कह दें, बेशक कोई तो कैमरे के सामने है। तो अगले दिन वो दोस्त भी हमारे साथ थे और मैं दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, जब आपकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी हम वापस आ जाएंगे। और वहाँ पे जब मैं दाखिल हुआ तो वो देखा एक नहर की पटड़ी थी, एक नहर थी काफ़ी बड़ी, उसके साथ एक कच्चा सा रास्ता बना हुआ था। उसी कच्चे रास्ते से हम होते 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 एक जगह पे हमने राइट नीचे की तरफ उतरे। जब हम नीचे की तरफ उतरे तो राइट साइड पे ही हमारे जो रास्ता जा रहा था, थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे वो रेस्ट हाउस आता था। लेफ़्ट साइड पे नहर के साथ से ही दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता था और नीचे सारा खाली ग्राउंड था, घास उगी हुई थी उसकी, और इर्द गिर्द सारे दरख्त थे। लेफ़्ट साइड पे दरख्त नहीं थे, यहाँ पे भी घास उगी हुई थी, लेकिन ये ओपन था सारा। ये दरख्तों से घिरा हुआ हिस्सा था जो लेफ़्ट साइड पे था, और रेस्ट हाउस के सामने वाला जो हिस्सा था, दरख्त वहाँ पे भी थे लेकिन बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पे भी घास ही घास थी। और सामने जो रेस्ट हाउस बना हुआ था वो बहुत ही पुराना था, उसकी ईंटों से उसके बने हुए स्टाइल से लगता था, जिसको अमूमन लोग यहाँ पे कहते हैं अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ। तो वो बहुत पुराने दौर का बना हुआ रेस्ट हाउस था। उसको देखते मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वही जगह है। फिर उसके बाद जाके मैंने वो खिड़की देखी, जिस खिड़की के अंदर खड़े होकर उन्होंने उसको पहली दफ़ा देखा था, उससे बातचीत हुई थी। और उसके बाद मैंने कहा कौन सी जगह है जहाँ पे वो थी, वो जगह के उन्होंने हमें वो जगह दिखाई जिस जगह पे वो कह रहा मैंने देखा था। वो वाकई जगह बहुत भारी भी थी, खौफनाक भी थी। वहाँ पे खड़े होने को भी डर लग रहा था, यकीन मानिए खड़े होने को भी डर लग रहा था। और वो फिर रास्ता देखा जहाँ से उनका बाइक गुजरता था, तो वो एक ऐसे यूँ समझिए वो पानी को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने एक रास्ता टाइप ऐसे बना दिया था पानी का, कि नीचे से पानी गुजरता था और बाइक वगैरह के लिए छोटी सी एक लगा दी थी जहाँ से बाइक गुजरता था। उन्होंने कहा ये जगह है जहाँ से बाइक स्लो करना पड़ता है और यहाँ से गुजरना पड़ता है। फिर उन लोगों ने खड़े होकर, प्रोग्राम लोगों को याद आ जाएगा, शुरू में एक लड़का भी है, 3-4 लोग हैं खड़े हुए इंटरव्यू दे रहे हैं जी ये रेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमने एक चुड़ैल को देखा, वो एक साहब बता रहे हैं, और इस तरह देखा, वो इस तरह देखा। वो सारी वो कहानी भी लोगों को याद आ गया होगा कि अगर रेस्ट हाउस के एक नहीं, मैंने 5-6 प्रोग्राम किए हैं रेस्ट हाउस के, मिलते जुलते हैं तकरीबन। मैंने कहा ना रेस्ट हाउस जितने भी हैं
जो बनाए गए थे उस दौर में, उनका लोकेशन जो मैंने समझा, ये सबकी इसी तरह की मिलती जुलती है। तो उन्होंने मुझे जब सारी जगह दिखा दी तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे वाक़या हुआ था, और वो ट्रेस हो गया था वहाँ पे जो मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे, 8 साल का और 12 साल का 2 बच्चे बेटे थे, जो वो 2 बेटे थे और वो सिर्फ मियाँ बीवी थे, उनके अलावा कोई भी लड़की उनके साथ वहाँ पे नहीं थी। वो पिछल पैरी ही थी। जब मैंने चीख मारी थी तो उस वक्त आखिरी लम्हे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था, लेकिन मैंने जब चीख मारी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मैंने चीख मारी, ये मुझे होश नहीं है। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, बहुत ही खौफजदा। ये उस शख्स ने वहीं पे खड़े होकर बताया था कि बहुत डरा हुआ था, क्योंकि बहुत घबराया हुआ था। किस वजह से मेरी चीख निकली, क्यों मैं बेहोश हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था। अब आप लोगों को अल्लाह ताला हिफाजत करे, आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये वाकई बहुत ही भारी जगह है। दरख्त सारे मशहूर हैं, बहुत भारी हैं, ये बंगला भी बहुत भारी है, और इस वक्त आपके हवाले, आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, हमें इजाज़त दें। मैंने कहा जी ज़रूर, आप लोग साइड पे हो जाएं और हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जैसे ही हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह उसके बाद हम आपसे रब्ता करेंगे। रेस्ट हाउस जो था, क्योंकि वहाँ उसके अंदर मैंने प्रोग्राम नहीं करना था, उसके इर्द गिर्द बाहर करना था, और लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा था अगर ये इसकी चाबियाँ अरेंज हो जाएं। जो बंदा था, वो ये एक दूसरे को सारे जानते होते हैं, सारे पता होता है। वो जो बंदा था जिसके पास चाबियाँ थी, वो दूसरे शहर गया हुआ था, वो आया नहीं था, और मेरे सामने वो सारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था मुझे पहले बताते हो, मेरे भी जहन में नहीं रहा था, मियाँ साहब के जहन में नहीं रहा था, वरना पहले कॉल कर देते तो आज पहुँच जाता। तो मैंने कहा चलो यार, प्रोग्राम तो करना है, लेट हो जाऊँगा मैं, मुझे प्रोग्राम करना है। तो वहाँ पे हमने उस जगह पे मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी। बहुत सारे लोगों को मेरा प्रोग्राम याद आ गया होगा। उस प्रोग्राम की 2-3 बातें बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके याद आ जाएगा। एक वाक़या तो ये हुआ था, उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने चुड़ैल का वो वाक़या सुनाया था, उससे थोड़े ही फासले पे बैक साइड के ऊपर एक दफ़ा की इस तरह की हलचल वहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी, जैसे शदीद कुछ परिंदों का झुंड हो, तकरीबन कुछ 200-500 के करीब परिंदे हो, और एकदम से उड़े हों। उनकी फड़फड़ाहट इतनी ज़्यादा आई थी कि हमारे दिल दहल गए थे, और धुआं ही धुआं फैल गया था। कलेयर परिंदों जैसी कोई चीज़ ऐसे उड़ने की आवाज़ आई थी, और धुआं ही धुआं फैल गया था। और उसके बाद धुएं के अंदर से जैसे कोई चीज़ को आग लगाई जाए तो कुछ ऐसा पड़ा होता है ना आग के अंदर, जिसकी चिड़कने की या तड़कने की त्रड़ 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 इस तरह आवाज़ें आती है। आग के अंदर से कोई चीज़ पड़ी हो ना, वो जब टूटती है या उसकी आवाज़ें आती हैं जलने की, तो वो बहुत ज़्यादा उस धुएं के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, जैसे आग लग गई हो और आग के अंदर कोई चीज़ जल रही हो, त्रड़ 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 इस तरह की आवाज़ें उसमें से आ रही थी। लेकिन आग वहाँ पे कोई भी नहीं थी, धुआं काफ़ी था, और उड़ने की आवाज़ भी क्लियर आई थी, और कड़क कड़क त्रड़ त्रड़ की आवाज़ें भी एक तो रिकॉर्ड हुई थी। एक साइन ये बहुत बड़ा था वहाँ पे। और उसी के लेफ्ट साइड पर उन्होंने उस खातून को देखा था। राइट साइड के ऊपर 2 दफ़ा हमने हेयोला देखा था। एक दफ़ा हेयोला रिकॉर्ड भी हुआ था। राइट साइड यानी लेफ्ट साइड वाली जो खिड़की थी जहाँ पे उस लड़की से उसने बात की थी, राइट साइड वाली जो दूसरी साइड पे खिड़की थी, उसके सामने से क्लियर एक हेयोला भी ब्लैक कलर का साया सा था, जो जाते हुए रिकॉर्ड हुआ था, जो कैमरे में भी क्लियर रिकॉर्ड हुआ था। तकरीबन वो 2 से 3 कदम ऐसे चला था क्लियर, और उसके बाद गायब हो गया था। ये भी एक बहुत बड़ा साइन था। जिन्होंने प्रोग्राम देखा हुआ होगा उनको याद आ गया होगा कि वो ऐसे हेयोला चला था कैमरे के सामने ही। हमने कहा था वो देखो, हमने कहा भी था वो कोई जा रहा है, वो साया सा था, आंखों के सामने आया था और 2-3 कदम चल के गायब हो गया था। ये बड़े बड़े साइन थे जो 2 हमने ये रिकॉर्ड किए। एक दफ़ा हेयोला रिकॉर्ड हुआ था, एक दफ़ा हमने देखा था कैमरे में, वो जब मैंने एडिट किया था नज़र नहीं आया था। उड़ना, बहुत बड़ा आवाज़ आना और आग के अंदर से इस तरह आवाज़ें आना, ये आया था। इसके अलावा और बहुत सारे साइन थे जो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे। बड़ा साइन जो था वो हेयोला था, और वो इस तरह आग लगना और परिंदों को इस तरह उड़ना कि हमारे दिल दहल गए थे। जब वो हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली और तकरीबन हमने 3-3.5 घंटे की वहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, हमारा अपना भी दिल अजीब सा हो गया था कि यार बस काफ़ी है, बस जितने साइन लेने थे साइन हमने काफ़ी ले लिए, और काफ़ी साइन रिकॉर्ड हो गए थे, काफ़ी आवाज़ें थी। जिनात का ज़रूरी नहीं है जिनात सामने आके खड़ा हो, जिनात की अपनी मर्ज़ी होती है। वो हो सकता है आम सी जगह हो तो उसके सामने भी आगे खड़े हो जाए, हो सकता है बहुत हॉन्टेड जगह हो तो वो इशारे दें और सामने ना आए। तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर हमें अपना आप हेयोले की शक्ल में, ब्लैक साए की शक्ल में रिकॉर्ड करा लिया था। याकूब साहब हमारे साथ गाड़ी पे ड्राइवर थे, और कैरी डब्बा हमारे पास था। और जब हमने प्रोग्राम शाम कर लिया तो हमें ठंड शंड भी लग रही थी। हमने कहा यार बहुत हो गया, बस अब निकलो, अब उनको बुलाते मियाँ साहब को और उनकी तरफ चलते। उन्होंने बताया था आप आगे वहाँ पर आ जाइएगा, हम लोग वहाँ पर बैठे हैं। तो जब हम गाड़ी में जाके बैठे और कहा याकूब साहब चलें बस अब बहुत हो गया, याकूब साहब ने कहा की हो गया मलिक साहब, तुसी नहीं घबराते, खैर है। तो गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहते यार गाड़ी तो ठीक है। उन्होंने खोल लिया जिस तरह वो ड्राइवर खोलते हैं कि क्या हुआ, चेक कर रहे हैं। हमने कहा यार जल्दी करो। डरे हुए नहीं थे, लेकिन बस एक अजीब सा था कि बस निकलें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके।
तो यकूब साहब ने सारा चेक किया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी फिर स्टार्ट ना हुई, कोशिश की, फिर स्टार्ट नहीं, कहते यार उन्हें धक्का लाओ, फिर इसका यही हाल है, स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने धक्का लगाया, उसके बावजूद गाड़ी स्टार्ट ना हुई, तो परेशान हो गए कि यार ये क्या हुआ है। तो यकूब साहब कहते हैं जी समझ नहीं आई, मतलब साहब हुआ क्या है, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, गाड़ी क्यों चल रही है, इसका मतलब ये है फिर आप लोगों का खौफ बिल्कुल अपनी जगह पे बजाय वो मखलूक ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो हमारे भी दिल पहले ही इसी वजह से ज़रा धड़के हुए थे। तो हमने कहा एक काम करो यार, फिर पैदल चल के उधर चलते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दें, सारे पैदल चलते हैं उस रास्ते से, उनके पास पहुँचते हैं और उनके बाइक लेके आते हैं, वो कुछ करेंगे। तो हम लोग गए और इस तरह गए कि रास्ता ज़रा वीराना सा था और डर लग रहा था, क्योंकि सांप बिच्छू का भी डर होता है, और जब आप इस तरह के प्रोग्राम करके होते हैं ना, तो उस लोकेशन से हमने फौरी निकलना होता है। उसकी रीज़न ही होती है ये मखलूक गुस्से में आ चुकी होती है। हम पैकअप हमेशा उस वक्त करते हैं जिस वक्त वो मखलूक शदीद गुस्से में आ गई होती है, तो उस वक्त हम पैकअप कर देते हैं। तो ये पता होता है इस वक्त वो एक्सट्रीम गुस्से पे हैं, तो यहाँ से बेहतर है जितनी जल्दी हो सके भागें, नहीं तो वो नुकसान पहुँचाएंगे। तो हम इस चक्कर में थे कि जल्दी से भागें, घबराए हुए थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर दी थी और ज़्यादा वो कर दी थी। खैर हम पहुँचते पहुँचते उन तक पहुँच गए और उनको कहा जी ये ऐसे ऐसे मसला है, तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उन्होंने कहा छोड़ें, दफ़ा करें, गाड़ी को खड़ी रहने दें। वो भी डर गए थे, उन्होंने क्लियर कह दिया था इस वक्त वहाँ पे जाना ठीक नहीं, दफ़ा करें, गाड़ी खड़ी रहे, यहाँ से गाड़ी कोई नहीं लेके जाता, हमारी जिम्मेदारी है, गाड़ी हम सुबह ले लेंगे, तो चलें बस उधर डेरे पे चलते हैं। तो हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने हमें बाइकों पे बिठाया और वो डेरे पे लेके गए। सामान मसारा हमारे पास था, थोड़ा बहुत जो गाड़ी में था वो जाके याकूब साहब और एक बंदा ले आए थे। और उसके बाद हम लोग डेरे पे गए, वो रात हमने सुकून से गुजारी। सुबह सुबह याकूब साहब की एक आदत थी, वो पहले उठ के और नाश्ता करने से पहले ही वो वहाँ पे गए और उन्होंने कहा जब तक ये लोग उठते हैं मैं अपनी गाड़ी शाड़ी चेक कर लूँ, खोल के देखूँ। अब तो लाइट हो गई है, सूरज निकल आया था। वो गए, उन्होंने जाके चाबी लगाई है, सलफ मारा है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट, मसला ही नहीं था। तो वो गाड़ी लेके आ गए। मैंने कहा जी को सब क्या बना, कहते गाड़ी आ गई है। मैं कहा क्या निकला, कहते कुछ भी नहीं। मैं कहा कैसे, कहते मैं गया हूँ और मैंने जाते ही सलफ मारा है, सीधा पहुँचा हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कहा यार रात क्या हुआ है, रात तो सलफ भी मारते रहे, धक्के भी लगाए। कहते सर आपको भी पता है, अब आप आदी हो गए इन चीज़ों के, ये मखलूक जब गुस्से में आ जाती है ना तो फिर इस तरह के काम कर देती है। उस मखलूक ने ये कर दिया था। रात हम उसको सीरियस नहीं ले रहे थे, यकीन मानिए, ये भी एक राज में आज आपको बता रहा हूँ। रात हम इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे कि ये जिन्नात ने गाड़ी को बंद की है। हम ये कह रहे थे कि याकूब साहब हो जाता है और छड्डो हर काम जिन्ना ते ना पाया करो, बेचारे ते पा देंगे हो तुसी, जड़ा भी जो भी बात होती है आप जिन्हों पे डाल देते। हम यूँ इस अंदाज में थे। लेकिन याकूब साहब का कहना यह है कि गाड़ी बिल्कुल ओके है, वो रूटीन की वो जो चेकअप के लिए गाड़ी का होता है मेंटेनेंस का, वो भी होके आई हुई है, ट्यूनिंग वगैरह करा के आई हुई है, गाड़ी बिल्कुल ओके थी। रात इतना मैंने सलफ मारा, सब कुछ चेक किया, ओके था। धक्के से तो लाजमी हो जानी चाहिए थी, फिर भी नहीं हुई ऐसे। और धक्के में भी वाकई ऐसी पोजीशन थी कि जैसे गाड़ी हिलने का नाम ही ना ले। धक्का लगाते हैं ना तो अंदाज़ा हो जाता है, हाँ हाँ हो जाएगी हो जाएगी। धक्का लगाने से ऐसा लगता था गाड़ी डेड है, गाड़ी चलेगी ही नहीं। और किसी ने कुछ भी नहीं किया ना, वहाँ पर खौफ से कोई इंसान जाएगा रात को। और सुबह जाके सिर्फ सलफ मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हमने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और मेरी ख्वाहिश थी उन सबको, मैंने कहा ज़रा दिन की रोशनी में उस साइड पे चलो, ज़रा मैं एक दफ़ा तस्वीरें खींचूंगा और वहाँ से निकलूँगा। तो सारे हाथ जोड़ेंगे और सारे बस कर दो, तुसी की मरवाना है, किस दिन सानू मरवा ही दोगे। मैं कहूँ यार मेरा दिल है, वल्लाह बखुदा मेरा दिल करता है मैं जाऊँ ऐसी जगहों पर। मैंने बहुत कोशिश की हम एक दफ़ा जाएँ, लेकिन मेरी टीम ने वहाँ पर मुझे नहीं जाने दिया। और सब ने कहा अगर गाड़ी बंद होगी सारा कुछ छोड़ें, गाड़ी बंद होगी तो फिर क्या करेंगे। मसला ये है ना, रात हम छेड़खानी करके आए, इतना मसला हमने क्लियर तो नहीं करना, निकालना तो नहीं है, प्रोग्राम करना तो हो गया, अब जाके क्या करना है। मैंने कहा यार रात तो था मैं प्रोग्राम के मूड में, जब उन्होंने कहानी सुनाई थी ना उसके बाद बड़ा मेरा दिल था कि मैं इसको सही तरीके देखूँ, जो अब मैं देखना चाह रहा था। क्योंकि प्रोग्राम कर लिया है, प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दिमाग मेरे ऊपर कि अच्छा प्रोग्राम हो, अच्छे इशारे मिले, वो हो गया। अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं एक ऐसे मूड में हूँ कि मैं उसको जज करूँगा। उस वक्त तो मेरे जहन में प्रोग्राम 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 होता है, क्योंकि उस शो का राज का शुरू से ही प्रोड्यूसर भी और एंकर भी मैं था। तो एक प्रोड्यूसर की सोच से और एक एंकर के माइंड से मैंने दोनों काम करने होते थे, तो मेरे ऊपर प्रेशर होता था। तो मैंने कहा मेरे ऊपर प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो गया, मैंने देखना है। लेकिन टीम नहीं मानी बहुत कोशिश के बावजूद। लेकिन उसके बाद फिर हम वहाँ से रवाना हुए और गाड़ी तकरीबन कितने अरसे तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। और मुझे याकूब साहब अक्सर हंस के कहते हैं मज़ा साहब, उनका स्टाइल ये था। मैं कहा जी याकूब साहब ए वेखो गड्डी ए हाफ सला कहता फिर कभी नहीं गड्डी ने मसला किया। उसके बाद वाकई काफ़ी अरसे तक गाड़ी में कोई भी मसला नहीं आया, कभी ऐसा नहीं हुआ गाड़ी स्टार्ट की और ना हुई है। सिर्फ उस रात वो मसला आया था, जितना हमने स्टार्ट की थी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, धक्के से भी स्टार्ट नहीं हुई थी। और वो एक बहुत बड़ा साइन था जो उस मखलूक ने दिया था। ह्योले की शक्ल में रिकॉर्ड करवाया था अपने आप को। वो एक उड़ने वाला बहुत वो इतना खौफनाक है, ह्योले से भी ज़्यादा खौफनाक सीन है, जिसमें परिंदे इतना ज़्यादा जैसे 150-500 परिंदा हो और इकट्ठे सारे उड़े हों, उनके फड़फड़ाने की आवाज़ें, उसके बाद धुआं फैलना, आग की तरह के जिस तरह
लकड़ी चटकती है, आवाज़ें पैदा करती है, आग जलते है, उस तरह की आवाज़ें आना बहुत भयानक थी, मिलती जुलती थी लेकिन उससे कई गुना भयानक थी। शायद मैं ऐसा भयानक आपको बता नहीं पा रहा, थी बहुत भयानक। तो अगर किसी बंदे के पास ये प्रोग्राम पड़ा हो, क्योंकि लोगों को मैंने जब स्टोरी सुनाता हूँ ना अपने प्रोग्राम की, तो लोग मुझे लिंक भी भेज देते हैं। तो अगर मेरे व्हाट्सएप पे इसका लिंक भेज देंगे, मेरे पास वो इंटरव्यूज़ पड़े हैं, वो जो लड़का और वो उन्होंने कहा था ना जी हमने इस रेस्ट हाउस के अंदर ये देखिए वो देखिए, वो मुझे किसी ने भेजी हुई भी है, मेरे पास भी है। वो नहीं, प्रोग्राम जो वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन की थी। अगर किसी के पास प्रोग्राम का लिंक है यूट्यूब का तो वो मुझे भेजें, वो इंशाल्लाह मैं बाकियों को भी जिन्होंने स्टोरी सुनाई है ये प्रोग्राम उनको दिखाऊँगा, तो उनको भी उम्मीद है अच्छा लगेगा। सो एक आज की स्टोरी थी। अब आपकी स्टोरीज़ हैं वो भी सुनाऊँगा, जिस तरह आपकी ख्वाहिश है कि अपनी स्टोरीज़ भी साथ साथ सुनाऊँगा और आपकी स्टोरीज़ भी इंशाल्लाह आपको सुनाता रहूँगा। सो आप भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। हाँ, लेट ज़रूर हो सकती है आपकी, ये ना सोचिएगा कि आपने भेजी हुई है और आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करूँगा। आपकी कहानी को भी लाजमी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। थोड़ी सी लेट हो जाएगी, उसकी वजह यह है आपसे पहले भी लोगों ने भेजी हुई है, पहले उनकी कहानी को शामिल करूँगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था जो वॉइस मैसेज आप कहानी का मुझे रिकॉर्ड करके भेजते हैं उसको आपने डिलीट तब तक नहीं करना जब तक मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल न कर लूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी जिनका नंबर आया था कि अब इनका नंबर है, अब इनकी आज कहानी सुनूं और सुनाऊं, तो जब मैंने उनकी कहानी को खोला तो वो फाइल डिलीट थी जो उन्होंने वॉइस मैसेज मुझे रिकॉर्ड किया था। उसका मतलब है उन्होंने पीछे से उसको डिलीट कर दिया। तो जब तक आपकी कहानी मैं सुना ना दूं उसको आपने डिलीट नहीं करना। आप मुझे अपनी कहानी लिख के भेजें, लिखी हुई तो डिलीट नहीं होती, आप मुझे कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज व्हाट्सएप का जो है रिकॉर्ड करके भेजें, तो डिलीट तब तक नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। लेकिन उसके नीचे उर्दू में या इंग्लिश में लफ्ज़ स्टोरी लाजमी आप लोगों ने लिखनी है। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं शामिल करूंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। और पाकिस्तान से कोड मिलाएंगे 0313665500। इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। जाते जाते ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको ना सिर्फ हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत खास हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।